प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, बात चल रही है राहु के राशि परिवर्तन की। गोचरवश राहु का राशि परिवर्तन अक्टूबर 30, 2023 यानी इस साल 30 तारीख को अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है दिन के 2:13 पर। मित्रों, राहु का राशि परिवर्तन 18 महीने के लिए होता है और केवल राहु का राशि परिवर्तन नहीं होता, राहु और केतु दोनों छाया ग्रहों का परिवर्तन एक साथ होता है। मैं अपने पुराने कई सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से 7वें भाव में होते हैं। तो जब राहु का राशि परिवर्तन होता है तो साथ ही साथ केतु का राशि परिवर्तन भी होता है। राहु और केतु छाया ग्रह भले ही हों, किंतु इनका प्रभाव आम जनजीवन पर किसी दूसरे ग्रह के जैसा ही पड़ता है, बल्कि यूं कहें कि उनसे ज़्यादा पड़ता है तो गलत नहीं होगा। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का गोचरीय स्थिति में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विश्लेषण के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब तक मैं मेष और वृष राशि के लोगों का राशिफल बता चुका हूँ। अगले 18 महीनों में राशि परिवर्तन का, राहु के स्थिति में बदलाव का मिथुन राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आपको आज का वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। दोस्तों, मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आता, मैं कुछ याद करके रट के नहीं आता। जो मेरी स्टडी है, जो मेरा अध्ययन है, वही मैं वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो बातें दिमाग में आती हैं स्पॉन्टेनियसली वही निकलती हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें मैं भूल जाऊँ, ये मानवीय भूल है, इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए राहु के इस गोचरीय राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 3 में बैठा है, 3 में यानी मिथुन राशि में, तो आप मिथुन राशि वाले हैं। अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और देखिए क्या चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 3 में विराजमान है। यदि 3 में विराजमान है तो आप मिथुन राशि के हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। 30 अक्टूबर 2023 को दिन के 2:13 पर जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। इसलिए इनका जो चक्र प्रारंभ होता है वो उल्टी दिशा में होता है। बाकी के सारे ग्रह मेष राशि से प्रारंभ करके मीन में आते हैं। राहु और केतु इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो मीन राशि से प्रारंभ करके मेष में जाते हैं। तो अगले 18 वर्षों के लिए एक नया काल चक्र प्रारंभ होने जा रहा है राहु और केतु का। पिछली बार 2005 में राहु मीन राशि में आए थे अपना नया साइकिल, अपना नया चक्र प्रारंभ करने के लिए। और जब जब राहु मीन राशि में आते हैं और कोई नया चक्र प्रारंभ करते हैं तो इस कलयुग में इंटरनेट की दुनिया में कंसल्टेंसी या जो लोग किसी प्रकार की सलाह देने का काम करते हैं, शेयर मार्केट में, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े उठापटक होते हैं, उथल पुथल होते हैं, बड़े सारे परिवर्तन होते हैं। जब पिछली बार 2005 में राहु का नया साइकिल प्रारंभ हुआ था 2005 में, तो उस समय यूट्यूब का जन्म हुआ था। जी, आज जिस यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी कई सारे वीडियोस आप देखते होंगे, फिल्मों के गाने सुनते होंगे, फिल्म देखते होंगे, मनोरंजन करते होंगे, अगर राहु मीन राशि में नहीं आते 2005 में तो ये यूट्यूब इस दुनिया में नहीं आता। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। कलयुग में राहु सोशल मीडिया के कारक हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब या ऐसी जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की, ये सब राहु है। तो राहु का नया चक्र जब प्रारंभ होगा तो वैसे तो राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, किंतु 18 महीने जब आप जोड़ेंगे तो अगले 18 साल हो जाएंगे। और इन 18 सालों में आप देखेंगे तकनीकी के क्षेत्र में
पूरी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जो आम जनमानस को प्रभावित करेंगे और आजीवन उन पर एक प्रभाव छोड़ जाएंगे। ये तो हुई वैश्विक स्तर की बात। राहु कई सारे दुर्घटनाओं का, उथल पुथल के भी कारक होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राहु का राशि परिवर्तन होने से पहले ही इन दिनों फ़िलिस्तीन और इजराइल में युद्ध शुरू हो गया है। आगे आने वाले समय में ऐसी कई प्रकार की घटनाएं होंगी। मिथुन राशि के लोग इन घटनाओं से कितना प्रभावित होंगे, कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दो सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया मेरे अब तक के पुराने वीडियोस देख लीजिए। मेष और वृष राशि पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, कृपया उनको देख लें। तत्पश्चात इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को हमारे बारे में नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें, ज्योतिष सीखें और इस गोचर का अधिकतम लाभ उठा लें। राहु का समय है, सोशल मीडिया राहु ही कंट्रोल करते हैं, तो आप राहु की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़रा चारों दिशाओं में फैला दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लें कि किन लोगों पर राहु के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, ये उनकी जन्म कुंडली में राहु की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। हमारे देश में एक राशि के 11 करोड़ 90 लाख से ऊपर लोग हैं। जी, आप मिथुन राशि वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। आपकी राशि के पूरे भारतवर्ष में 11 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा लोग हैं। एग्जैक्ट संख्या 50,300 कुछ है। अब पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो अरबों लोग हैं एक राशि के। तो क्या इन सारे लोगों पर इस राशि परिवर्तन का, इस गोचरीय परिवर्तन का एक जैसा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किन किन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किन पर कम पड़ेगा, ये पहले जान लेते हैं। देखिए, प्रभाव या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही चीज़ें होंगी ना। या तो राहु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभता लाएगा, लाभदायक होगा, या फिर आपके लिए कष्ट लाएगा, दुखदायक होगा। तो ये अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा, ये जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में राहु किन भावों में बैठे हैं, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है या किन ग्रहों की युति है, राहु अपनी उच्च राशि में है या नीच की राशि में है, इन बातों पर बहुत ज़्यादा परिणाम निर्भर करेंगे, परिणाम बदलेंगे। दूसरा, चूंकि राहु मीन राशि में जा रहे हैं, मेष को त्याग करके मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं। और मीन राशि जल तत्व की राशि है। मीन मछली, मीन राशि का सिंबल होता है दो मछलियां जो अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही हैं। मीन राशि भी अंतर्द्वंद को दिखाती है, मानसिक अंतर्द्वंद, अंदर ही अंदर कुछ चलता रहेगा। जल राशि है। अभी तक राहु थे मेष राशि में। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अब अग्नि तत्व से सीधा जल तत्व में जा रहे हैं, यानी आग बुझेगी। आग और पानी का मिलन होने से क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों का अस्तित्व समाप्त होता है। पर चूंकि राहु मीन राशि में जा रहे हैं, वहाँ 1.5 साल रहेंगे, मेष राशि को त्याग रहे हैं, तो आग जो है वो बुझेगी। आग बुझेगी तो धुआं उठेगा। ज्योतिष में राहु धुआं है, जहाँ भी धुआं है वो राहु है। धुएं में आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में जाएं, कहाँ जाएं, यानी मति भ्रम,
बुद्धि को हर लेते हैं राहु, मति भ्रम देते हैं, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो राहु जब मीन राशि में जाएंगे, और मीन राशि है बृहस्पति की राशि, तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किन भावों में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, क्या बृहस्पति उच्च के हैं या नीच के हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं या बलवान हैं, इन बातों से भी परिणाम बदलेंगे। सभी 11 करोड़ 90 लाख लोगों पर परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो जनरल प्रेडिक्शन है, मुख्य बातें एक जैसी रहेंगी जो सबके लिए घटेंगी। जितने 11 करोड़ 90 लाख मिथुन राशि वाले हैं उन सब के लिए कुछ बातें कॉमन होंगी, एक जैसी, लेकिन परिणाम किसी को अच्छे मिलेंगे, किसी को बुरे मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। उसकी अपनी जन्म पत्रिका में राहु की क्या स्थिति है, बृहस्पति की क्या स्थिति है, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं और उस राशि का आधिपत्य बृहस्पति के पास है। तो इसलिए बृहस्पति की स्थिति और राहु की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। साथ ही उन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा जिनकी जन्म कुंडली में इस समय राहु की महादशा चल रही है या बृहस्पति की महादशा चल रही है, या महादशा कोई भी चल रही हो उसमें राहु और बृहस्पति का अंतर है, अंतरदशा है। जैसे इन दिनों मेरी जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, दूसरों की बात नहीं करते, अपनी ही बात करता हूँ, और शुक्र में राहु का अंतर है, अंतरदशा है। तो मुझ पर इस राशि परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। जब राहु की अंतरदशा खत्म होगी तो बृहस्पति की अंतरदशा आएगी। मुझ पर इस राशि परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में आके बैठ रहे हैं। अब ये प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, ये मेरी जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति की स्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए, ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता। ज्योतिषी पर भी ग्रह नक्षत्रों का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना आपके ऊपर पड़ता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि ज्योतिषी भविष्य को देख सकता है, आने वाले समय को पहचान सकता है, और अगर आने वाले समय में कोई खतरा आने वाला है तो ज्योतिषी उससे पहले ही सावधान हो जाता है ताकि उसका लॉस मिनिमम हो, कम से कम नुकसान हो। और अगर आने वाला समय बढ़िया है तो ज्योतिषी पहले ही तैयारी कर लेता है उस समय का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए, अधिकतम लाभ उठाने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। केवल ज्योतिषी में और आम आदमी में अंतर यही है। आम आदमी को ये ग्रह नक्षत्रों की भाषा समझ नहीं आती, भविष्य को देखने की ताकत नहीं है उनके पास, इसलिए वो तैयार नहीं होते, मुसीबतों का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं होते और अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो अच्छा समय आके निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, और मुसीबतें आती हैं तो वो मुसीबत में घिर जाते हैं। ज्योतिषी क्या करता है? ज्योतिषी आपको उस समय की पहचान करवाता है। जैसे राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। अब अगर अच्छा घटित होने वाला है तो आप उसका मैक्सिमम लाभ उठाइए, अगर कुछ बुरा घटित होने वाला है तो आप उसके उपाय करिए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। जैसे सुनामी आने की मौसम विभाग पूर्व सूचना देता है ना कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, इस एरिया में लगातार 1 हफ्ते तक बारिश होने वाली है, बादल फटने वाले हैं। मौसम का पूर्वानुमान, मौसम की पूर्व सूचना जब जिला प्रशासन को मिलती है, सरकार को मिलती है, तो सरकार क्या करती है? खतरों से निपटने की पहले ही तैयारी कर लेती है। जिस एरिया में सुनामी या तूफान आने की घोषणा होती है उस एरिया के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, कहीं बाहर भेज दिया जाता है, ऊंची जगहों पर भेज दिया जाता है ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो, मिनिमम लॉस हो। बिजली काट दी जाती है ताकि करंट की चपेट में आके कोई ना मरे। शेल्टर होम्स तैयार किए जाते हैं। तो इसी तरह ज्योतिषी भी आपको पूर्व सूचना देता है कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है, उसके अनुसार आप अपने आप को बदलें, आप खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें, बुरी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अच्छी परिस्थितियों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो केवल आम आदमी और ज्योतिषी में यही अंतर है, वरना ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता। ज्योतिषी के ऊपर भी ग्रह नक्षत्रों का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना आपके ऊपर पड़ता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे राहु के इस राशि परिवर्तन से। देखिए, जो लोग 42 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुके हैं
मध्य आयु जिनकी नज़दीक आ रही है या मध्य आयु क्रॉस कर चुके, अधेड़ावस्था में आ गए, वो राहु के इस राशि परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होंगे। अंक ज्योतिष के हिसाब से जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख, 31 या 22 तारीख को हुआ हो, जिसका जोड़ 4 आता है, 13 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 22 2 और 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 31 3 और 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। 4 अंक ज्योतिष में राहु का है, 4 नंबर। तो जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ हो किसी भी महीने में, वो राहु से प्रभावित व्यक्ति रहते हैं, उन पर इस गोचर का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अपनी बात करूं तो मेरा जन्म 13 तारीख को हुआ है, तो निश्चित रूप से मुझ पर इस गोचर का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो राहु के साथ कॉम्बिनेशन में है, युति बना के बैठा है, या उस ग्रह पर राहु की सीधी दृष्टि जा रही है, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में इस समय मंगल की दशा चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में मंगल राहु एक साथ बैठे हुए किसी भी भाव में कहीं भी अंगारक योग बना रहे हैं और मंगल की महादशा चल रही है, तो राहु का राशि परिवर्तन होगा और आपके ऊपर उसका ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में बुध को देख रहा है, तो भी आपके ऊपर प्रभाव वही पड़ेगा, अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से समझेंगे कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो भी लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का, किसी को सलाह देते हैं या ब्रोकरेज का काम करते हैं, घर मकान फ्लैट दुकान वगैरह दिलवाते हैं, 2% के कमीशन पे काम करते हैं, ऐसे लोगों पर भी इस राशि परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या सोशल मीडिया से कमाते हैं या गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग मालिक है, उसने लाखों लोगों को अपने यहाँ नौकर रखा हुआ है, एम्प्लॉय रखा हुआ है। गूगल में जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, तो वो नौकरी कर रहे हैं गूगल में, सोशल मीडिया है गूगल, और गूगल में हज़ारों लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं अलग अलग देशों के। यूट्यूब में लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं। व्हाट्सएप तो खैर अब फेसबुक ने ख़रीद लिया है। ट्विटर जो आजकल एक्स हो गया है, ट्विटर अब ट्विटर के नाम से नहीं जाना जाता है, एक्स के नाम से जाना जाता है। ट्विटर का मालिक एलॉन मस्क, या ट्विटर में एलॉन मस्क के नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों पर इस राशि परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। जो भी लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, चाहे वो स्पेस की टेक्नोलॉजी हो या सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी हो, दूर संचार की टेक्नोलॉजी हो, टेलीकम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, गाड़ियाँ बनाने की टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है, टेक्नोलॉजी जहाँ भी आती है वहाँ पे राहु का अत्यधिक प्रभाव रहता है, असर रहता है, और जो लोग उसमें काम करते हैं वो अत्यधिक प्रभावित होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु कर्म स्थान में आ रहे हैं। मीन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए द्वादश, एकादश, दशम में पड़ेगी, कर्म स्थान में, केंद्र स्थान में। देखिए, राहु के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझेंगे कि राहु आपके लिए क्या करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर, ये राशि परिवर्तन मिश्रित परिणाम लेके आ रहा है, मिक्स रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देगा, बुरे रिजल्ट कम देगा। पहले अच्छे रिजल्टों को जान लेते हैं कि अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे। राहु वृद्धि के कारक हैं। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित इच्छा को बढ़ा देते हैं। राहु एक्सपेंशन करता है, विस्तारवादी ग्रह है। तो राहु जिस भाव में बैठेगा, एक तो उस भाव से संबंधित आपकी इच्छा बढ़ जाएगी, दूसरा उस भाव के परिणाम बढ़ जाएंगे। अब मिथुन लगन वालों के लिए राहु कर्म में बैठ रहा है, कर्म स्थान में। कर्म स्थान नौकरी का स्थान, सामाजिक संपर्कों का स्थान, मान प्रतिष्ठा का स्थान। तो निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने वाली है। अब कर्म क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अचानक प्रमोशन मिल जाएगा। राहु जब देते हैं तो अनएक्सपेक्टेड देते हैं। राहु केतु ये आशातीत सफलता देते हैं, अचानक देते हैं या अचानक डुबा भी देते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं, जैसा आपने कभी सोचा ना हो, उस प्रकार के परिणाम देते हैं।
तो राहु जब आपके कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो अचानक से आपको नौकरी में कई सारी प्रमोशंस मिल जाएंगी, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी इतनी योग्यता नहीं है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपको अचानक से आपके ऊपर प्रमोशंस की और सैलरी इंक्रीमेंट की बाढ़ आने लगेगी। अगर आपने सोचा था कि मुझे 100 रुपये की इंक्रीमेंट मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है आपको लाखों मिल जाए। तो राहु सडन गेन और सडन लॉस देते हैं। कर्म स्थान में बैठ के आपको सडन गेन देंगे, अचानक से फायदा होगा आपको, और अनएक्सपेक्टेड फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़ी वृद्धि होगी अचानक से। विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोग मीडिया में काम करते हैं, जैसे रिपोर्टर्स हुए, न्यूज़ चैनल्स, पत्रकार हुए, न्यूज़ एडिटर्स हुए। मीडिया राहु कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? राहु छलिया है, राहु फ्रॉड 420 छल करता है। राहु दिखाता कुछ है, असल में होता कुछ है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि मीडिया वाले खबरों को किस तरह से तोड़ के, मड़ोड़ के, मसाला लगा करके अपने फ़ायदे के लिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राहु एक ऐसा धुआं है, वो एक ऐसी इमेज बना देगा, आपको ऐसे मति भ्रम में डाल देगा जहां आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी ताज़ा उदाहरण देता हूं, फ़लस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है। लगभग हर मीडिया चैनल पे आपको इसकी खबर देखने को मिल रही होगी। आज से 1-1.5 साल पहले जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था, युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो हर न्यूज़ चैनल पे खबर क्या आती थी? यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी, आज की रात यूक्रेन पर भारी पड़ेगी, यूक्रेन तबाह हो जाएगा, पुतिन ने की है बम बरसाने की तैयारी, ये वो। इस तरह से वो एक युद्ध की खबर को प्रस्तुत करते थे कि आम आदमी कन्फ्यूज़न में आ जाता था। आम आदमी तो यूक्रेन जाके देख नहीं रहा है कि लड़ाई में सत्यता क्या है, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका क्या परिणाम निकलेगा। जो मीडिया सुनाता या दिखाता था, आम आदमी वही देखता था। और मीडिया खबरों को अपने लाभ के लिए चटपटा बना के, मसालेदार बना के पेश करता था। अभी फ़लस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें भी वही, आज की रात हमास पर भारी, नेतन्याहू बम बरसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यही है राहु। एक ऐसा मति भ्रम की स्थिति में आपको डाल देगा, एक ऐसी इमेज आपके सामने क्रिएट कर देगा, एक धुआं सा माहौल कर देगा, आप उस धुएं को चीर के सत्य को देख नहीं पाएंगे। तो मीडिया वालों के लिए राहु बहुत अच्छा है। मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनकी बड़ी तरक्की होगी, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट मिलेगी, बहुत सैलरी अचानक से बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना लाभ होगा। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि लोग न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे। जो लोग एडवाइज़र हैं, सलाह देते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, राहु उनको इंट्यूशन देगा। राहु इंट्यूशन का कारक है। अचानक से उनको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे बैठे बैठे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, और वो क्लिक कर जाएगा। जो आइडिया उनके दिमाग में आएगा वो लाभदायक होगा। अपने आप उनको कुछ सीखने सिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, सबसे पहले राहु जाएंगे रेवती नक्षत्र में। तो 30 तारीख को ये परिवर्तन होते ही, या हो सकता है अभी जब किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला होता है तो 10-15 दिन पहले से ही उसके असर आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी से ही फील कर रहे होंगे, जो परिवर्तन मैं बता रहा हूँ ये उनके जीवन में अभी से ही आना शुरू हो गया होगा। तो जो लोग कंसल्टेंसी में हैं, दूसरों को एडवाइजरी देते हैं, सलाह देते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिसमें अपनी पॉकेट से 1 रुपया ना लगे और उनका काम बन जाए, जैसे दलाली का काम, ब्रोकरेज का काम, किसी को घर दिलवाया, ज़मीन दिलवाई, फ्लैट दिलवाया, मकान दिलवाया, रेंट पे दिलवाया, या ज़मीन की बिक्री करवा दी, प्रॉपर्टी डीलर जिसको कहते हैं, और बदले में 2% की कमीशन ले ली। तो इसमें क्या होता है, अपना पैसा नहीं लगता, बस थोड़ा बहुत मोबाइल पे बात करनी पड़ती है, अपने चैनल को एक्टिवेट करना होता है, और क्लाइंट, बायर और सेलर दोनों से 2% की कमाई करते हैं ये लोग क्लाइंट से। इसमें अपनी पूंजी तो लगती नहीं, एडवाइस देते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों की बड़ी तरक्की होगी, ऐसे लोगों को अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा। अगर वो मिथुन लग्न के हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इनकम आपकी बढ़ेगी, प्रमोशंस मिलेंगी आपको। अब
कर्म क्षेत्र तो हो गया। अब देखते हैं कि इस राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। राहु की पंचम दृष्टि जाएगी आपके कुटुंब परिवार का स्थान पर, द्वितीय भाव में, वाणी स्थान में, यहाँ कर्क राशि में। सप्तम दृष्टि जाएगी कन्या राशि में, जो आपका चतुर्थ स्थान है, माता का स्थान है। नवम दृष्टि जाएगी रोग ऋण शत्रु के स्थान पर, छठे भाव में। देखिए, कर्म स्थान में जैसा मैंने अभी बताया कि राहु का ये परिवर्तन आपको मिक्स रिजल्ट देगा, कुछ अच्छे परिणाम भी देगा, कुछ बुरे परिणाम भी देगा। अच्छे परिणाम ज़्यादा देगा, बुरे परिणाम कम देगा। तो अच्छा तो आपने सुन लिया कि आपका काम बढ़ जाएगा, पैसे आने लगेंगे, प्रमोशंस हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सावधानी भी रखने की ज़रूरत है। आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कई सारे मौके मिलेंगे, एक दो नहीं, कर्म क्षेत्र में कई मौके मिलेंगे। कई सारी कंपनियों से आपको ऑफर आएगा कि यहाँ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। काम को बढ़ाने के, चूंकि राहु विस्तारवादी है, एक्सपेंशन का है, काम को बढ़ाने के नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, और कई सारे विचार आएंगे आपके मन में कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, जो मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब राहु एक के बाद एक इच्छाएं देने लगे, तो समझिए राहु आपको अपनी ग्रिप में ले रहा है, अपनी पकड़ में ले रहा है। यहाँ सावधान हो जाइए। राहु मति भ्रम देता है, धुआं धुआं है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत सोच के, बहुत ठहराव के साथ, आगे पीछे सारा कुछ नफ़ा नुकसान देख करके तब किसी एक अपॉर्चुनिटी को चुनना होगा। यदि आपने हड़बड़ी में, ज़्यादा पैसों के लालच में एक सेटल्ड नौकरी को या सेटल्ड जॉब को, सेटल्ड व्यापार को छोड़कर, जो निश्चित है उसको छोड़कर अनिश्चित की ओर गए कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो ये भी संभव है कि उस जगह जाने पर आपको जो आपने सोचा था वो आपका पूरा ना हो। राहु अचानक उठाते भी हैं और अचानक गिराते भी हैं। दशम भाव में जब जब राहु आते हैं, या तो बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं या बहुत नीचे गिरा देते हैं। बहुत ऊंचाई पे तभी ले जाएंगे जब आप सूझबूझ से काम करेंगे, और गिराएंगे तभी जब आप मति भ्रम की स्थिति में आएंगे। तो मति भ्रम नहीं होने देना है। आपके पास अगर 10 जगहों से ऑफ़र आई है, तो आप प्रत्येक ऑफ़र पर विचार करें, गौर करें, सलाह लें किसी की, और उसके बाद सारे ऑफ़र्स का तुलना करके, कंपैरिजन करके, कौन सा ऑफ़र स्वीकार करना अच्छा रहेगा ये निर्णय लें, उसके बाद उसको स्वीकार करें। हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, हड़बड़ाएं नहीं। राहु अचानक से आपको जब 10 तरह के ऑफ़र देगा, तो हो सकता है आपकी दिमागी स्थिति ऐसी हो जाए कि जल्दी जल्दी समेट लो, पता नहीं यह मौका दोबारा मिले ना मिले, फटाफट ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं करना है। यही स्थिति व्यापारियों के लिए भी है। जब उसके सामने कई सारे रास्ते खुलेंगे, तो उसमें से जो रास्ता सबसे अच्छा होगा, उसके सारे अंदर बाहर के सारे सीक्रेट्स जानने के बाद, उसका फीडबैक लेने के बाद, जो व्यापार का मार्ग सबसे अच्छा होगा आप उसी पे चलें, तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप बच जाएंगे। अदरवाइज़ राहु आपको फंसा देगा। यहाँ पे ये सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, जब राहु दशम में होता है तो आपके संपर्क में कोई नया व्यक्ति, चूंकि राहु राक्षस है, ध्यान रखिएगा, राहु अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, राहु राक्षस है, तो आपके संपर्क में कोई नया व्यक्ति ऐसा आएगा जो दुर्जन होगा, दुष्ट होगा, नीच होगा, विशेषकर नीच, राहु के जैसा होगा, 420, फ्रॉड, धोखेबाज। या तो ऐसा कोई नया नीच व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, आपको दारू, सिगरेट, विशेषकर सिगरेट, ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस की लत लगवा सकता है। आप एडिक्ट हो सकते हैं धुएं वाला नशा करने के, धूम्रपान करने के। आप अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। राहु एडिक्ट बनाता है, नशा देता है किसी दुर्जन व्यक्ति के संपर्क में आने पर, किसी नीच आदमी के संपर्क में आने पर, और ये आपके लिए अत्यंत नुकसानदायक होगा। मैं मिथुन लगन वालों को सावधान कर दूं, आपके संपर्क में या तो कोई नीच व्यक्ति आएगा, आप किसी नशे के एडिक्ट होंगे, और अगर आप सिगरेट, गांजा, चरस, ड्रग्स के एडिक्ट नहीं हुए तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाएं, घंटों घंटों बैठ के काम करना कंप्यूटर पे,
घंटों घंटों मोबाइल में लगे रहना, कुछ खाते रहना। एडिक्शन तो कई प्रकार का होता है ना, कुछ पढ़ते रहना, कुछ दिमाग में चलाते रहना। तो एडिक्ट नहीं होना है किसी चीज़ का, ये एक ध्यान रखिएगा। राहु कर्म क्षेत्र में, विशेषकर ये बात मैं मिथुन लग्न के उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सरकारी नौकरियों में हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, बड़े प्रतिष्ठान पे हैं, ऊंची पोस्ट पे हैं। उनके नीचे जो लोग काम करेंगे ये नीच लोग होंगे, दुष्ट लोग होंगे, जूनियर्स, जिन पर आपका ऑर्डर चलता है। ये लोग आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे, आपको परेशान करेंगे, जानबूझ के तंग करेंगे आपको। अगर आप अधिकारी हैं, आपका काम है अपने नीचे 100-200 लोगों की टीम को संभालना, उनको ऑर्डर देना, उनको मैनेज करना। अगर आप कहीं के मैनेजर हैं, किसी संस्थान के प्रमुख हैं, बॉस हैं, तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु धुआं है, राहु मति भ्रम देता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन लोग आपका नुकसान कर रहे हैं, कौन आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाह रहा है, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब इसका रेमेडी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि या तो आपके कर्म क्षेत्र में तो निश्चित होगा, ऐसे लोग ढेर सारे मिलेंगे आपको जो नीच लोग होंगे, जो दुष्ट लोग होंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसे लोग आपके अड़ोस पड़ोस में भी मिलेंगे आपको, नेबरहुड में, और ऐसे लोग आपके अपने परिवार में, कुटुंब में भी मिलेंगे, जो नीच लोग होंगे, जो आपको दुख देने, कष्ट देने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोई पुराना जान पहचान का व्यक्ति ही अचानक नीचता पे उतर आए, जिससे आपको उम्मीद भी ना हो, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो, वो व्यक्ति अचानक से दुष्टता दिखाएगा, अपनी औकात दिखा देगा, आपके साथ नीच व्यवहार करेगा, आपको कुछ किसी ट्रबल में फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको आंख कान खुले रखने हैं, यहाँ पे सावधान हो जाना है। कर्म क्षेत्र जितना बढ़ेगा, आपकी कमाई जितनी बढ़ेगी, आप जितनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, आपके नीचे जो लोग आएंगे वो आपकी टांग खींचने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अब इससे घबराइए मत, डरिए मत, इसका उपाय मैं भी आगे बताने वाला हूँ। ये नहीं कि अब मैंने बता दिया कि शत्रुता बढ़ जाएगी, गुप्त शत्रु, तो आप डर गए। डरना नहीं है किसी चीज़ से। राहु की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पे, द्वितीय स्थान पे। यहाँ द्वितीय स्थान वाणी का स्थान होता है और कुटुंब परिवार का भी स्थान होता है। राहु देवी दुर्गा के उपासक हैं या देवी दुर्गा से डरते हैं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब एक ही देवी जगदम्बा के रूप हैं। आपने सुना होगा कि जब जिह्वा पे सरस्वती विराजती है तो आदमी जो कहता है सत्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जिह्वा पे राहु बैठता है या वाणी स्थान में जब राहु आता है, चूंकि राहु सरस्वती के उपासक हैं, तो जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में राहु बैठा हो, सेकंड हाउस में, उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। वो यदि किसी को श्राप दे दे, किसी व्यक्ति को, तो वो श्राप, वो बद्दुआ लग जाती है। और यदि वो व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे दे, दुआ दे, तो वो दुआ भी लग जाती है, उसका कहा सत्य हो जाता है। जब द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि पड़े तब भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिलते हैं। ये तो हुई पॉजिटिव बात कि आप जब पूरे मन से, आपके मुंह से किसी के लिए बद्दुआ निकलेगी या किसी के लिए दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा या श्राप निकलेगा, तो ये उस व्यक्ति को लगेगा ही लगेगा इन 18 महीनों के दौरान। बुरा क्या है, वाणी स्थान में बैठा हुआ राहु या वाणी स्थान पे दृष्टि डालता हुआ राहु कड़वी जुबान देता है। आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी या स्पष्ट वाणी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, आप घुमा फिरा के बातें करेंगे। राहु डिप्लोमेटिक भी बनाता है लोगों को। कर्म क्षेत्र में आप डिप्लोमेटिक होंगे, कूटनीति के अनुसार, हर समय मारपीट नहीं करके, अपना दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के डिप्लोमेटिकली आप समस्याओं को सुलझाएंगे। नीच लोगों का सफाया आप डिप्लोमेटिकली करेंगे, वो भी बताऊंगा अभी। कुटुंब परिवार में भी आप डिप्लोमेटिक बातें ज़्यादा करेंगे। अपने परिवार में वाणी कड़वी हो सकती है। साथ ही आपको इस बात का अहंकार आ सकता है, ईगो आ सकता है कि कुटुंब परिवार के लिए जो किया मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मेरा किया हुआ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये राहु आपको देगा। नतीजा, कुटुंब परिवार से आपकी दूरी बढ़ेगी,
कुटुंब में कोई ना कोई दुष्ट नीच व्यक्ति होगा जरूर जो आपको कष्ट देने का प्रयास करेगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, अच्छा है। ये राहु के वो दुष्प्रभाव हैं जिनका उपाय करने से इन प्रभावों में कमी आएगी। तो सेकंड हाउस में धन के लिए तो बढ़िया है, धन जमा होगा। वैसे कहा जाता है कि सेकंड हाउस पे जब राहु की दृष्टि पड़े या राहु बैठा हो तो धन के घड़े में छेद होता है, यानी पैसा टिकता नहीं, आता है और चला जाता है। पर चूंकि यहाँ राहु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठ रहे हैं, और राहु का स्वभाव है ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुण ले लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, सोख लेता है, या जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के जैसा गुण ले लेता है। तो बृहस्पति इन दिनों मिथुन लगन वालों के लिए एकादश भाव में बैठे हैं। बृहस्पति मेष राशि में यहाँ पे बैठे हैं इन दिनों, और बैठे रहेंगे अप्रैल 2024 तक। बृहस्पति लाभ भाव में बैठने से, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति मैनेजमेंट के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा, धार्मिक कार्यों के द्वारा, धर्म के मार्ग पे चल के, नौकरी के द्वारा आपको धन की लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। तो जब तक बृहस्पति यहाँ बैठे हैं एकादश में, तब तक तो राहु निश्चित ही बृहस्पति के अच्छे परिणाम ही देगा, लाभ ही लाभ देगा। तो धन भी जमा करवाएगा, क्योंकि यह संचित धन का स्थान है सेकंड हाउस। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा 2024 में, और बृहस्पति यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे आपके व्यय स्थान में, तब आपके खर्चे बढ़ेंगे। उस पर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, अभी हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, फिलहाल राहु पे ही रहते हैं। तो कर्म स्थान आपका निश्चित रूप से वृद्धि करने वाला है, इनकम बढ़ने वाली है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ने वाली है, जितना आपने नहीं सोचा उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही नीच लोगों से शत्रुता भी बढ़ने वाली है, नीच लोगों का आमना सामना भी होगा। साथ ही आप किसी रूप से एडिक्ट भी हो सकते हैं, किसी चीज़ में, किसी चीज़ की लत लग सकती है। वाणी स्थान पे वाणी कड़वी होगी, सच्ची बात होगी पर कड़वी होगी, अहंकार बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, एक्सपेंशन के कारक है ना राहु, विस्तारवादी। और धन भी बढ़ेगा, संचित धन भी बढ़ेगा, जमा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर यही राहु बृहस्पति में नहीं रहते तो मैं कहता कि आपके धन के घड़े में छेद हो जाएगा, बैंक बैलेंस जमा नहीं होगा, पैसा चला जाएगा वगैरह। पर बृहस्पति हैं और बृहस्पति एकादश में हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये राहु आपको धन जमा करवा देंगे। अब आते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान मातृ स्थान पर पड़ रही है। मातृ स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का सीधा सीधा अर्थ है, दो अर्थ निकलते हैं इसके। पहला तो ये कि आप अगर कोई पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते थे तो वो बिकेगी नहीं। ये राहु की सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है और थोड़ी सी बुरी भी है, मिश्रित है। पुरानी संपत्ति यदि आप बेचना चाहते थे, पिताजी के कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, आप 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को बेच दो और पैसे आपस में बांट लो, नहीं बेच पाएंगे, कोई ना कोई लीगल समस्या आएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के भाइयों में या घर के लोगों में विवाद होगा, कोर्ट केस होने की नौबत आ सकती है। ये अलग बात है कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है ये आपको शत्रुता में, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय दिलाएगी, बट पुरानी संपत्ति नहीं बिकेगी। हाँ, अच्छा क्या है, आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप खड़ी कर सकते हैं कहीं अपने दम पर, चूँकि आपको पैसा तो अथाह मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, और सीधी सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है यहाँ पे। तो आप कहीं नई जगह अपने नाम से आप फ्लैट, मकान, दुकान, लैंडेड प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन, वाहन, भूमि, भवन, ये सारी चीज़ें आप जुटा सकते हैं। हाँ, जो पुराना है, जिसको बेच करके आप कुछ पैसे लेना चाह रहे थे, वो नहीं बिकेगी इन 18 महीनों के पीरियड में। उसमें विवाद होगा, उसमें झगड़े होंगे, आपके परिवार का ही, मैंने कहा ना कुटुंब में कोई नीच आदमी निकल सकता है, तो आपके परिवार का ही कोई नीच व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेचने में रोड़े डालेगा अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। माता से दूरी हो सकती है, माता से विचार नहीं मिले या माता की तबीयत खराब हो। राहु विदेश के कारक हैं, यह मैं कई बार बता चुका हूँ। राहु विदेश को दिखाते हैं, राहु मलेच्छ लोगों को दिखाते हैं,
लोअर ग्रेड के, मलेच्छ, गंदे रहने वाले। राहु आंग्ल भाषा, इंग्लिश के कारक हैं, अंग्रेजी। राहु मुसलमान और क्रिश्चियन को दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विदेशी हैं, हिंदुओं को नहीं दिखाते। हिंदू तो इसी धरती के हैं, सनातनी। मुसलमान इस देश में बाहर से आए, क्रिश्चियन इस देश में बाहर से आए, तो राहु उनके कारक हैं, विदेश के कारक हैं ना। तो अब यहाँ कर्म स्थान का विस्तार करते हुआ राहु आपको विदेशों से अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा। आपको विदेश जाने के कई सारे ऑफर मिल सकते हैं। विदेश का मतलब रियल विदेश, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा भी आप जा सकते हैं। या ज्योतिष शास्त्र में विदेश कहा गया है, अपने जन्म स्थान को छोड़ के यदि आप दूसरे स्थान पे चले जाएं, अपने नेटिव लैंड को, अपनी नेटिव सिटी को छोड़ के आप दूसरे शहर में भी चले जाएं, तो वो विदेश है। देखिए, जब ज्योतिष ग्रंथों की रचना की गई थी आज से लाखों वर्ष पहले, तो उस समय कुछ और था, परिस्थितियां कुछ और थीं। आज के समय में, आज की परिस्थितियों के संदर्भ में उन बातों को समझना होगा। ज्योतिष में विदेश का मतलब ऐसा नहीं है। उस समय तो सारी धरती पे केवल एक ही देश था, भारत, आर्यावर्त। बाकी जंगल थे, समुद्र थे, पहाड़ थे। इंग्लैंड, अमेरिका तो था ही नहीं। भारत था, और भारत में अलग अलग राज्य थे। जैसे आज मान लीजिए कि दिल्ली एक हस्तिनापुर का उदाहरण लेते हैं। महाभारत काल में हस्तिनापुर का साम्राज्य जो है, जो आज दिल्ली है, और दिल्ली से सटे हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक हस्तिनापुर फैला हुआ था। इवन जम्मू कश्मीर तक हस्तिनापुर ही हस्तिनापुर था। तो यदि कोई हस्तिनापुर से निकल के, दिल्ली से निकल के और बिहार आ जाता, बिहार मगध साम्राज्य, तो ये विदेश था कि एक राज्य दिल्ली में, हस्तिनापुर में कौरवों का, पांडवों का राज्य है, और मगध में जरासंध का राज्य था, जो आज बिहार है, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद का क्षेत्र है, पटना। ये उस समय पूरा मिथिला, पूरा आरा, छपरा, भोजपुर, ये सब एक राज्य था, बिहार। तो अगर कोई दिल्ली से निकल के बिहार आ जाता उस युग में, जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हो रही थी, तो वो विदेश था कि दिल्ली में दूसरे राजा का राज्य था, बिहार में दूसरे राजा का राज्य था। इसी प्रकार आज अगर आप अपने नेटिव लैंड से, अपने शहर से, जन्म स्थान से किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो वो भी विदेश माना जाएगा। और अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो वो भी विदेश माना जाएगा। तो विदेशों से आपको ऑफर आ सकते हैं, विदेशों से कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आप विदेश जाने के लिए यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। पर जैसा मैंने बताया, बहुत सोच के, समझ के, फूंक फूंक के कदम रखना है। कोई भी ऑफर को स्वीकार करने के पहले उसके एक्सपर्ट से राय लीजिए, उसके सारे अंदर बाहर के सारे भेद जान लीजिए, तब वहाँ उस ऑफर को आप स्वीकार करिए, अन्यथा आपका नुकसान होगा। ठीक है। तो चतुर्थ भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो ये आपको विदेश यात्राएं करवाएगा, मतलब घर से दूर आपको ले जाएगा। आप विदेश में निवेश करके वहाँ पे फ्लैट, मकान, दुकान खरीद सकते हैं, अलग अलग शहरों में निवेश करके। विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते थे तो आप सेटल हो सकते हैं। इन दिनों, इन 18 महीनों में ऐसे अवसर आएंगे जब आपको आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ योर नेटिव लैंड, यू कैन बी सेटल डाउन। आप सेटल हो सकते हैं, बच सकते हैं। ये अच्छाई है एक तरह से। अब आते हैं जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट दृष्टि है राहु की, वो है नवम दृष्टि छठे भाव पे। रोग, ऋण, शत्रु, मुख्य रूप से 3। चौथा सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिशंस, डिबेट्स। रोग, ऋण और शत्रुओं का तो नाश हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लें। जब भी छठे भाव पे, षष्ठ स्थान पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, या कोई पाप ग्रह, गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह विराजमान होता है, तो वो रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश कर देता है। अब जो मैंने आपको बताया कि आपके नीचे काम करने वाले लोग आपसे शत्रुता रखेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके पड़ोसी आपको तंग करेंगे, आपके परिवार में कोई नीच दुष्ट व्यक्ति हो जाएगा या कोई नया नीच दुष्ट व्यक्ति आपको मिल जाएगा, गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, इनसे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डिप्लोमेटिकली, आइदर डिप्लोमेटिकली और बाय फोर्स, दंडित करके, सजा देके आप अपने शत्रुओं का विनाश करने में पूर्णतः सक्षम होंगे।
राहु शत्रुओं को जला देता है, राख बना देता है, रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देता है। इन 18 महीनों के पीरियड में आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, चुक जाएंगे। आपका कोई शत्रु नहीं होगा, जो आपसे शत्रुता लेगा वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। कोई रोग नहीं होगा, मेजर रोग नहीं होगा। पहले से यदि कोई रोग चला आ रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। आपके ऊपर कोई लिटिगेशन होता है, कोई कोर्ट केस होता है, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मतलब या तो कोर्ट के बाहर ही समझौता हो जाए या फिर फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। हाँ, राहु कुछ अलग प्रकार के रोग दे सकते हैं। अपने रोग, किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन के रोग हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, किडनी में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन, लिवर सिरोसिस, इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। इंटेस्टाइन में, पेट में इन्फेक्शन, खास करके कफ, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, छाती के प्रॉब्लम्स, दांतों में दर्द, मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम, विशेषकर दांतों का, या दाई आँख का, राइट आई का, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर राहु से संबंधित बीमारियों से आप सावधान रहें तो ठीक, वरना अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब होगी तो लंबी चलने वाली लाइलाज बीमारी भी राहु दे सकता है। पर छठे भाव पे चूंकि राहु रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं, इसलिए बीमारियां आएंगी पर वो ठीक हो जाएंगी। अब देखिए, समझिए, छठे भाव पे रोग ऋण शत्रुओं का राहु नाश कैसे करेगा? कर्म में बैठा है ना, एक्सपेंड कर रहा है, कमाई बढ़ा रहा है। पैसे होंगे तो आप बीमारियों का इलाज करवा लेंगे, नाश हो गया। पैसे होंगे तो आप कर्ज चुका देंगे। पैसे होंगे तो आप शत्रुओं को, पुलिस को पैसा खिला के या पैसे फेंक करके, वकील को पैसा दे करके आप केस जीत जाएंगे, अपने शत्रुओं का नाश कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक अनजाना डर आपके मन में रहेगा, कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं, फिर भी राहु का स्वभाव है मति भ्रम देना, तो वो आपको डराएगा। धुआं धुआं है राहु, आपको स्पष्ट दिखेगा नहीं, तो आपके मन में एक अनजाना डर बना रहेगा कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, जबकि उसका रीज़न कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो होगा अच्छा होगा, मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट हैं, मिश्रित हैं, कुछ बुरे हैं तो उसका उपाय भी है। तो इसलिए राहु के इस राशि परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करने चाहिए? बीमारियां मैंने बता दी, क्या होगा ये बता दिया। आप जल्दी जल्दी उपाय सुन लीजिए। शंकर भगवान, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और श्री गणेश, ये चारों राहु के अचूक उपाय हैं। आप शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाइए, विशेषकर मंदिर की सीढ़ियां साफ कीजिए, श्रम दान कीजिए मंदिर में जाके, या अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, धन का दान कीजिए, किसी भी प्रकार से दान कीजिए। मंदिर में चढ़ावा दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, राशन दे दीजिए, कुछ खिलाने पिलाने की चीज़ दे दीजिए, थोड़ा श्रमदान भी कर दीजिए। राहु दान देने से शांत होते हैं। राहु भगवान विष्णु के चरणों की ओर देखते हैं। शेषनाग पे सोए हुए भगवान विष्णु, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ऐसे तस्वीर या मूर्ति की पूजा कीजिए। राहु है सांप और सारे सांपों के राजा हैं शेषनाग। शेषनाग पर भगवान विष्णु आराम करते हैं। तो आप विष्णु के आगे झुकिए, नारायण की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, राहु शांत रहेंगे। राहु देवी दुर्गा के उपासक हैं, देवी दुर्गा से डरते हैं। आप देवी दुर्गा की आराधना कीजिए। नवरात्रि का समय चल रहा है, दुर्गा सप्तशती, महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 3 शनिवार, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 शनिवार लगातार एक नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर चंदन का टीका लगाइए, 2 घी के दिए लौंग डाल के, 2 घी के दिए काली माँ, दुर्गा माँ के आगे समर्पित कीजिए, जलाइए, वो नारियल समर्पित कीजिए और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 3 शनिवार लगातार राहु का अचूक उपाय है। शिवजी पर दूध, शहद, काला तिल मिला के चढ़ाइए, भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर, और वहाँ बैठ करके शिव रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये शिव रुद्राष्टक है। रुद्री का पाठ कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला जरूर जपिए, क्योंकि राहु डिजीजेस देने जा रहा है आपको। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सारी राशि वालों के लिए है।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसकी एक माला का जाप कीजिए। अपने अगले वीडियो में या अंतिम वीडियो में मैं आपको मंत्र जाप की सही विधि भी बताऊंगा। शिव तांडव स्रोत का पाठ कीजिए। शिवजी प्रसन्न, राहु प्रसन्न, देवी दुर्गा प्रसन्न, राहु प्रसन्न, नारायण प्रसन्न, राहु प्रसन्न। गणेश जी पर हरे मूंग चढ़ाइए, दुर्बा चढ़ाइए, हरी घास बुधवार के दिन। केतु और राहु दोनों का अचूक उपाय है। अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। गणेश जी प्रसन्न, राहु प्रसन्न। गाय को हरा चारा खिलाइए, हरी मूंग भी खिला सकते हैं। अगर कर्ज है आपके ऊपर तो गणेश जी का ऋण मुक्ति स्रोत आता है, बहुत छोटा सा है, उसका पाठ करिए, 2 मिनट में हो जाएगा। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ के, तस्वीर के सामने बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये उपाय हैं, इनको करिए। काले कुत्ते को बिस्किट या रोटी खिलाइए। एक मोर का पंख और एक काजल की डिबिया या आंखों में लगाने वाला जो सुरमा होता है काजल, वो अपने तकिए के नीचे रखिए बिस्तर पे, और एक अपनी गाड़ी में रखिए। अपने घर में चारों तरफ ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस, बैक डोर, हर जगह राहु के लिए मोर पंख लगा दीजिए। राहु है सांप और मोर सांप को खा जाता है, इसलिए राहु मोर पंख से डरता है। तो चारों तरफ मोर पंख लगा दीजिए। राहु है काला, शनिवत राहु कहते हैं, तो काजल आपको रखना होगा अपने पास। ये राहु के उपाय हैं, आपकी रक्षा होगी। काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाइए, काली गाय को चारा खिलाइए, राहु का उपाय है। कोई सिगरेट पीने वाला हो, बीड़ी पीने वाला हो, उसको कभी बीड़ी का दान दे दीजिए। वो जितना सिगरेट फूंकेगा, बीड़ी फूंकेगा, राहु आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि राहु है धुआं, धुएं का कारक है। अपाहिज, लंगड़े, ऐसे लोग जिनके बाल पके हुए, जवानी में ही बूढ़े नजर आ रहे हैं, आंखों में नशा झलकता रहता है, लगता है ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, चरसी है, ऐसे लोगों को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अपाहिज के लिए, विशेषकर जो टांगों से लंगड़ा हो, काला काला हो, मलेच्छ जाति के जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, लेबर क्लास, उनको कुछ खाने पीने को दे दीजिए। राहु का उपाय हो गया। तो ये उपाय करेंगे तो राहु के डिजीज़ जो आपके ऊपर आने वाले हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अपनी जानकारी से मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूँ और आप इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ आपसे। कल के वीडियो में कर्क राशि वालों के लिए राहु के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार।